नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, संसद में हंगामे पर लगेगा ब्रेक। 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस सर्वदलीय बैठक में संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के उपाय पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की है। वहीं दोस्तों, बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 3 दिसंबर से लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति जताई है। 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सदन में संविधान के महत्व और उसके कई पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर चर्चा आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 साबरमती रिपोर्ट की संसद में स्क्रीनिंग। प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत एक्टर विक्रांत मैसी पहुंचे। फिल्म गोधरा कांड पर बनी है, तब मोदी गुजरात के सीएम थे। जी हां दोस्तों, संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म 10 साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। फिल्म देखने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री सांसद पहुंचे। विक्रांत मैसी स्टारर 10 साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2002 गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई ने ठुकराई पाकिस्तान की मांग, फिर से लटका चैंपियंस ट्रॉफी विवाद पर फैसला। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने की एवज में उसका भी फायदा हो जाए और बीसीसीआई भी संतुष्ट हो जाए। दरअसल पीसीबी का कहना था कि भारतीय टीम उनके देश नहीं आना चाहती तो आगामी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम भी खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी और उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। साफ तौर पर समझे तो पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान मैचों को दुबई में करवाए जाने की मांग रखी गई थी। अब एक नया खुलासा हुआ है कि बीसीसीआई ने भारत बनाम पाकिस्तान अगले मैचों को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाए जाने की मांग को ठुकरा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के किसान 1 हफ्ते तक नहीं करेंगे दिल्ली मार्च। प्राधिकरण अफसरों से बैठक के बाद समझौता हुआ। दोपहर में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। जी हां दोस्तों, यूपी के किसान दिल्ली कूच 1 हफ्ते तक नहीं करेंगे। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेडिंग हटा दी गई है और आवाजाही भी शुरू हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर 1 हफ्ते में मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए थे। संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया था। किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला पाबंदियां कम नहीं होंगी। 4 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मुआवजा दिया, सबूत दें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसे 5 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बेंच ने कहा कि अगले 3 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में गिरावट देखने के बाद ही GRAP4 पाबंदियों में ढील दी जाएगी। कोर्ट ने 18 नवंबर से GRAP4 की पाबंदियां लगाई हुई है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकार से पूछा है कि GRAP4 पाबंदियां लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कितना भुगतान किया गया है। 5 दिसंबर को वे सुनवाई में मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा बागेश्वर को हत्या की धमकी, परवाना ने हरिहर मंदिर का बयान गोल्डन टेंपल से जोड़ा। विश्व हिंदू तख्त प्रमुख बोले 48 घंटे में गिरफ्तार करें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल शुरू हो गया। 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया था। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल से जोड़ दिया था। उसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी तक दे डाली थी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे जैसे मर्जी उन्हें मार डालेंगे। परवाना ने पंडित शास्त्री को पंजाब आने तक की चुनौती दे डाली। पंजाब के कपूरथला जिले के कादराबाद गांव में 26 से 30 नवंबर तक 5 दिन का समागम था, जिसके मंच से परवाना ने बाबा बागेश्वर को यह धमकी दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 59वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस, मोदी ने पुलिसिंग का नया स्मार्ट फार्मूला दिया। कहा स्ट्रेटेजिक ट्रांसपेरेंट रहें, AI के खतरे पर बोले भारत का डबल AI पावर इस्तेमाल करें। जी हां दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग के अपने फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, मेटिकुलस सावधान,
अडेप्टेबल, परिस्थितियों के अनुसार ढलना, रिलायबल, विश्वसनीय और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने को कहा है। वे 59वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मार्ट पुलिसिंग फॉर्मूले को दिया था। 10 साल बाद उन्होंने उसी का विस्तार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राम रहीम को माफी केस में अकाल तख्त की सजा, सुखबीर झूठे बर्तन साफ करेंगे, पूर्व सीएम बादल से फख्र एक कौम सम्मान वापस लिया। जी दोस्तों, पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में सोमवार को अकाल तख्त साहिब ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सुनाई गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फख्र एक कौम सम्मान वापस लिया जाएगा। सजा जत्थेदार रघबीर सिंह ने सुनाई। दोस्तों, आपको बता दें, बादल को श्री दरबार साहिब के घंटाघर के बाहर ड्यूटी करनी होगी। इस दौरान उनके गले में तख्ती और हाथ में परछा भी रहेगा। यह सजा उन्हें 2 दिन के लिए दी गई है। इसके बाद 2 दिन श्री केशवगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन फतेहगढ़ साहिब में सेवा दौरों वाला चोला पहनकर हाथ में परचा लेकर ड्यूटी करेंगे। बादल चोट के चलते यह ड्यूटी व्हील चेयर पर बैठ कर देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फेंगल तूफान की वजह से तमिलनाडु के तिरुन्नामलाई में हुआ लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चट्टान, 7 लोग लापता। कृष्णागिरी में भारी बारिश से बसें और कारें बह गई। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकरल और तमिलनाडु के महाबल्लीपुरम के बीच समुद्र तट से टकरा गया था। तूफान अब केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुन्नामलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीयूसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिरी, जिससे 2 घर जमींदोज हो गए। 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने 2 समितियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, छोटे को मिडिल ईस्ट मामले का सलाहकार बनाया तो बड़े को फ्रांस का राजदूत बनाएंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मिडिल ईस्ट मामलों पर सलाहकार के पद पर अपने समधी मसाद वुलास को चुना है। मसाद ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर हैं। वे लेबनानी मूल के नागरिक हैं। ट्रंप ने मसाद को यह अहम जिम्मेदारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वे एक काबिल बिजनेसमैन है। उन्होंने अरब अमेरिकी समुदाय के साथ संबंध कायम करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, आपको बता दें, मसाद ने ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान अरब अमेरिकी और मुस्लिम नेताओं से वोट हासिल करने के लिए दर्जनों बैठकें की थी। स्विंग स्टेट मिशिगन में ट्रंप को मिली जीत में मसाद का बड़ा योगदान था। गल्फ न्यूज के मुताबिक मसाद ने मिशिगन के 3 लाख मुस्लिम वोटरों को ट्रंप को वोट दिलवाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़की, 100 की हो गई मौत। रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के थे लोग, पुलिस स्टेशन जलाया। जी हां दोस्तों, गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर जेरेकोर में रविवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रविवार को लाबे और जेरेको फुटबॉल टीमों के बीच में चल रहा था। इस दौरान मैच रेफरी ने एक विवादित फैसला सुनाया, जिससे दोनों टीमों में लड़ाई होने लगी। झगड़ा होता देख दर्शक भी मैदान में घुस गए और हिंसा शुरू कर दी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने एन जेरेकोर के एक पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। स्थानीय अस्पताल के एक डॉक्टर ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में जहां तक नजर जाती है शव कतारों में पड़े हैं, बाकी लोग गलियारों में फर्श पर पड़े हैं, मुर्दा घर भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं पहुंची, कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर अटकी हुई। प्रधानमंत्री 13-14 दिसंबर को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, सदन के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वॉन्ट जस्टिस के नारे भी लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल मिलाकर 40 मिनट की कार्यवाही हो सकी है। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि टीएमसी सांसद नहीं आए। टीएमसी से जुड़ी सूत्रों ने कहा है कि वे सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर ही हंगामा कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए। निर्मला रूपाणी 4 को विधायक दल की बैठक करेंगे। शाह के साथ आज पवार फडणवीस की बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। महायुति यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय किया गया है। भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। विजय रूपाणी कल शाम मुंबई पहुंचेंगे।
जबकि निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मुंबई पहुंच जाएंगी। 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सीएम का नाम तय होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बर्गर किंग नाम के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगा दी रोक। पुणे के रेस्टोरेंट के खिलाफ फास्ट फूड कंपनी ने दी थी शिकायत। 2011 से चल रहा है मामला। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश में पुणे के एक रेस्टोरेंट को बर्गर किंग नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि अमेरिका बेस्ड फर्म बर्गर किंग की ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। दरअसल दोस्तों, जस्टिस एएस चंदूरकर और राजेश पाटिल की बेंच ने कहा कि बर्गर किंग कॉर्पोरेशन की अपील पर सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पार्टीज बर्गर किंग और रेस्टोरेंट को आदेश दिया कि वे अपील के निपटारे पर पिछले 10 सालों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और टैक्स डॉक्यूमेंट पेश करने की तैयारी करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस से मांग चुके हैं लोकसभा का टिकट। जी हां दोस्तों, सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवैध ओझा को पार्टी में शामिल करवाया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब दोस्तों, फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम। कश्मीर के किश्तवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी। दिल्ली में 32 दिन बाद एक्यूआई 300 से नीचे। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 8, उत्तर प्रदेश के 2, छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, कश्मीर के मारवाहा, किश्तवाड़ा और बागवान में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। केंद्रीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा में बर्फबारी हो सकती है। उधर दोस्तों, 32 दिन बाद रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे आ गया। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक एक्यूआई 285 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिल्ली में हवा की कैटेगरी अभी भी खराब बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 144 अंक चढ़ा। एमएफसीजी और पीएसयू बैंक छोड़कर सभी सेक्टर में बढ़त रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 2 दिसंबर को सेंसेक्स 445 अंक की तेजी के साथ 80,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 144 अंकों की तेजी रही। यह 24,276 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी और 18 में गिरावट रही। वहीं एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी और सिप्ला रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 432 रुपए गिरकर 76,308 रुपए पर आया। चांदी 88,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलेट एंड ज्वेलर्स की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 432 रुपए कम होकर 76,308 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, चांदी के दाम में भी आज गिरावट रही। आज चांदी 772 रुपए गिरकर 88,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ से विंडफॉल टैक्स हटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में दे दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एसएईडी यानी कि विंडफॉल टैक्स को हटा दिया है। अब पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट करने वाली रिफाइनरिंग कंपनियों को कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने क्रूड प्रोडक्शन पर लगाए जाने वाले विंडफॉल टैक्स को भी हटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नोटिफिकेशन पेश कर इसमें यह जानकारी दी गई है। वैसे दोस्तों, इस टैक्स को हटाने से आम आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पेट्रोल और डीजल उसी कीमत पर मिलेगा जिस पर मिल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मंत्री से बोला, जमानत मिलते ही मंत्री बन गए हो, अब अदालत देखेगी गवाह दबाव में तो नहीं है। सेंथिल बालाजी कैश फॉर जॉब स्कैम में आरोपी हैं।
जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि सेंथिल बालाजी को केस फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री बना दिया गया। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा कि हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओला स्टोर्स एक महीने में 800 से बढ़ाकर 4000 होंगे। सीईओ भावेश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर कर बताया। कंपनी का शेयर 6% चढ़ा। जी हां दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा कि एक महीने में कंपनी के स्टोर्स 800 से बढ़ाकर 4000 कर दिए जाएंगे। भावेश अग्रवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। भावेश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि इस महीने इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। हम 800 स्टोर्स से इस महीने ही 4000 स्टोर्स तक पहुंच जाएंगे। हमारा टारगेट अपने ग्राहकों से जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में कई फिल्मों को पछाड़ दिया। 24 घंटे में बिके 3 लाख से ज्यादा टिकट। हिंदी वर्जन में केजीएफ चैप्टर 2 से आगे निकली। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा की सीक्वल फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग 30 नवंबर की रात 12 बजे से शुरू कर दी गई थी। एडवांस बुकिंग में पुष्पा 2 द रूल तेजी से कमाई कर रही है। दोस्तों, फिल्म की प्री सेल ने पठान, गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। एडवांस बुकिंग में फिल्म पठान को पछाड़ दिया है। सेक्निकल के मुताबिक एडवांस बुकिंग के पहले 24 घंटे में पुष्पा 2 ने 3 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए। फिल्म ने अब तक भारत में 10 करोड़ रुपए का एडवांस कलेक्शन कर लिया है। वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ यह आंकड़ा करीब 12 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म ने प्री सेल्स में शाहरुख खान की पठान को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2023 में पहले दिन फिल्म पठान ने 2 लाख से कम टिकटें बेचे थे। पुष्पा 2 से पहले फिल्म पठान एडवांस बुकिंग में सबसे आगे थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में स्लो हो गया इंटरनेट, नहीं चल पा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हाई इंटरनेट स्पीड की चर्चाएं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग स्लो इंटरनेट से परेशान है। कराची से लाहौर तक पाकिस्तान में इंटरनेट की गति बेहद धीमी हो गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक को लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 12वीं फेल फेम विक्रांत मैसी का एक्टिंग से ब्रेक, कहा 2025 में आखिरी बार मिलेंगे। फिल्म साबरमती रिपोर्ट के कारण धमकियां मिली थी। जी हां दोस्तों, 12th फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बना चुके एक्टर विक्रांत मैसी ने अचानक रविवार देर रात एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। जैसे ही यह खबर सामने आई, विक्रांत के फैंस हैरान और मायूस हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने एक्टिंग से हमेशा के लिए दूरी बना ली है, जबकि कुछ का कहना है कि वे सही समय पर वापसी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अभिषेक बच्चन बोले, हमेशा बीवियों की सुननी चाहिए। तलाक की खबरों के बीच शादीशुदा मर्दों को दी सलाह। हाल ही में ऐश्वर्या राय की तारीफ भी की थी। जी हां दोस्तों, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दिनों अपने तलाक की अफवाहों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इसी बीच अभिषेक बच्चन रविवार की रात मुंबई में एक अवार्ड शो में शामिल हुए। इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवार्ड शो में होस्ट ने उनसे पूछा, मैरिड आदमी को क्या करना चाहिए। एक्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैरिड आदमी को वैसा ही करना चाहिए जैसा उसकी वाइफ कहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नौसेना प्रमुख बोले, अगले महीने होगा 26 राफेल मरीन का सौदा। 62 जहाज भी बन रहे। अगले 10 साल में 96 जहाज सबमरीन भी शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि फ्रांस के साथ नेवी वेरिएंट वाले 26 राफेल एम की डील फाइनल होने वाली है। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की डील पर भी बातचीत लास्ट स्टेज में है। जनवरी 2025 तक डील पक्की होने की संभावना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले 10 साल में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। 62 जहाज और एक सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2025 तक हर महीने एक जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेक्स वर्कर्स को अधिकार देने वाला पहला देश बना बेल्जियम। सिक लीव, मैटरनिटी लीव और पेंशन मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकेंगी। जी हां दोस्तों, दुनिया में पहली बार बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक लीव समेत कई अधिकार देने की घोषणा की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों के जैसे ही रोजगार और सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। यह कानून 1 दिसंबर से लागू हो गया है। बेल्जियम में साल 2022 में सेक्स वर्क को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही देश में
देह व्यापार करने वालों की सुरक्षा, रोजगार, हेल्थ समेत कई अधिकार देने की घोषणा होने लगी थी। बेल्जियम में अब नए कानून के तहत वर्कर्स को काम से मना करने पर छुट्टी से नहीं निकालने का नियम भी बना दिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल बोई जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल का उत्पादन होता है तो जल्दी से उस फसल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।